मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलिजाबेथ हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 7वीं कक्षा का उपवाचक पाठ नीलकंठ ये अपन पढ़ेंगे। इसके लेखिका है महादेवी। ये नीलकंठ यानी मोर के बारे में। अब देखिए पाठ क्या है। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति बने। जो महादेवी वर्मा, ये नीलकंठ के बारे में महादेवी वर्मा जो नीलकंठ खरीद के लेके आके उसे पाल के उसे एक पिंजरे घर में रख दे के जाली के कमरे में रख दे के पूरे जीव जंतुओं के साथ मिला देने के बाद जैसा जैसा बड़े होते गया इसके पंख खुलते गए और इसके मोर और मोरनी के पंख वो ये खुलते गए और इसका नाम एक का नाम रखा गया नीलकंठ और मोरनी का नाम रखा गया राधा। तो ये महादेवी वर्मा को नहीं मालूम है कि नीलकंठ अपने आप को चिड़ियाघर निवासी के जो इसके घर में जो जीव जंतु हैं उसके सेनापति बन गए। महादेवी वर्मा को खुद ये चीज़ नहीं मालूम थी। सवेरे ही वो सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है। सुबह होते जैसे कि खरगोश कबूतर वगैरह है वो पूरों को एक जगह जमा कर लेके उन लोगों को जहाँ पे दाना मिलता वहाँ पे लेके जाता और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। और ये जो नीलकंठ है पूरा घूम घूम के सबकी रखवाली करते रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वो अपने तीखे चोंच प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। अगर से कोई भी जीव जंतु कुछ गड़बड़ करें तो उन लोगों को चोंच मार के फिर उन लोगों को सुधारने की कोशिश करता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उसका कान पकड़ के ऊपर उठा लेता था। खरगोश के जो छोटे बच्चे हैं वो छोटे बच्चे कुछ गड़बड़ करें तो अपने चोंच से उसके कान पकड़ के उठा लेता और जब तक वो अर्थक्रंतन ना करने लगते हैं उन्होंने अंदर में अधर में लटकाए रखता। जब तक उन लोग माफ़ी मांग के जब तक छोड़ने की ख्वाहिश नहीं पूरी करते, जब तक छोड़ो बोल के उन लोग नहीं बोलते, जब तक उसको कान से पकड़ के लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पौनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्ण वेद संस्कार हो जाता है। कभी कभी इसकी चोंचन से उसको कर्ण यानी कान को भी थोड़ा जख्म हो जा सकता। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते थे। इसलिए ये खरगोश के बच्चे हों दो कोई भी हों दो ये नीलकंठ को गुस्से में आने का मौका नहीं देते थे। दंडा विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। जितना उन्हें पनिशमेंट देता था उसकी मोहब्बत भी जानवरों के साथ उतनी ही रहती थी। प्रायः वो मिट्टी में पंख फैला कर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ अल सा खेल खेलते हैं। जैसे कि उन्हें नीलकंठ पंख फैला के बैठ गया तो दूसरे जीव जंतु दूसरे जानवर हों दो परिंदे हों दो इसके अतराफ छुप के वो पंखों में छुप के करके छुपने का खेल खेल लेते। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। ऐसे टाइम पे एक सांप जाली के अंदर घुस गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। सब जानवर उधर इधर भाग के छुप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। एक छोटा सा खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने का प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। उसे निगलने के चक्कर में खरगोश का पीछे का आधा हिस्सा उसके मुंह में दबा के रखा था। शेष आधा जो बाहर था, जो आधा हिस्सा अंदर था आधा बाहर था। उसने चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था।
जो इसकी आवाज़, खरगोश आधा तो पेट में चले गया था, उसकी आवाज़ ज़ोर से भी नहीं निकल रही थी। किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके और कोई सुन सके उतना बड़ा आवाज़ भी उन्होंने नहीं निकाल सक रहा था। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। नीलकंठ क्या है, ऊपर झूले में सो रहा था। उसके चौकन्ने कानों में उस मंद स्वर के वेदा पहुंचाई और वो पूंछ पंख समेट के सर से एक झपटे में नीचे आ गया। ये जो छोटी सी आवाज़, खरगोश की छोटी सी आवाज़ उसके कानों में आ गई। उन्होंने फ़ौरन अपने पंख को ये बंद कर लेके फ़ौरन नीचे भाग आया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही, उसकी जो सहज चेतना है, उसकी असलियत जो है, उससे ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। इन्होंने समझ गया कि अगर से सांप के फन को अपन चोंच मारे तो खरगोश भी घायल हो सकता है इसकी चोंच से। उसने सांप को फन के पास पंजे से दबाया और फिर चोंच से इतना प्रहार किया कि वो अधमरा हो गया। फिर उसके बाद उसको उसके गर्दन के पास बैठ के उसको गर्दन के पास से उसे चोंच मारने लगा तो सांप अधमरा यानी दम तोड़ने वाला हो गया। पकड़ ढील पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया। जैसे उसका उन अधमरा हो गया, उसकी पकड़ ढील हो गई, फ़ौरन ये खरगोश का बच्चा बाहर भाग के आ गया। परंतु निचेष्ट से वही, लेकिन सच्चाई से वही। तो खरगोश तो मुंह से निकल आया लेकिन वहाँ पे पड़ा रहा। राजा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी। राजा तो इसको कुछ हेल्प करने के लिए बोल के तो नहीं सोची, परंतु अपनी मंद केका से किसी सामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। उन्होंने तो किसको भी हेल्प करना नहीं चाह रही थी, लेकिन सबको क्या है, अलर्ट कर दी कि यहाँ पे सांप है। माली पहुँचा, फिर हम सब पहुँचे वहाँ पे चिड़ियाघर में। माली भी पहुँच गया और हम सब भी वहाँ पे पहुँच गए। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखा, उष्णता देता रहा और सांप को मार दिया, 2 टुकड़े कर दिया। और उसके बाद जो छोटा खरगोश का बच्चा है उसके पास जाके उसके पंख उसके पर रख के रात भर उसकी निगरानी करता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा? जो कार्तिकेय भगवान है उन्होंने मयूर वाहन को क्यों चुने होंगे? ये उसी पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। जो ये नीलकंठ का रूप देख के जब समझ में आ रहा कि इसलिए इन्होंने ये मयूर यानी मोर को चुना है इनके युद्ध वाहन के लिए। मयूर कालप्रिय वीर पक्षी है। मयूर क्या है? बहुत हिम्मत वाली वीर पक्षी है। हिंसक मात्र नहीं, किसी को भी नुकसान देने वाली नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इन्हें तो बहुत घातक है, इसकी चोंच वैसी है, लेकिन इसको चील और बाज जो रहते उसके लिस्ट में तो इसको नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। जो चील और बाज का जो जन्म है वो क्रूर है, लेकिन नीलकंठ का नहीं है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही। नीलकंठ में उसकी जाति यानी उसके मज़हब के विशेषताएं भी थी। उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों में मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजता लाई ताल रहता था। और इसमें मानवीकरण भी हो गया यानी इंसानियत भी हो गई। और बादल आतेज इंद्रधनुष के ऐसे अपने पंख फैला के नाचने लगता था। ये लाई बद्ध के ऊपर यानी जैसे ये गाने की म्यूज़िक रहती उस तरीके से आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वही किसी अलक्ष्य सम पर टहर जाता था। थोड़ी देर दाएं, थोड़ी देर बाएं, थोड़ी देर सीधे आगे पीछे ऐसा पलट के फिर एक जगह ठहर जाता था।
राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी। जो राधा उन्होंने नीलकंठ के बराबर नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में एक भी एक छंद रहता था, लेकिन फिर भी उसकी रफ्तार में एक छंद रहता था। वो नृत्यामन नीलकंठ के दाहिनी ओर के पंख को छूते हुए बाई ओर निकल आती थी। क्या है, ये डांस करते वक्त नीलकंठ के दाहिनी ओर से उसके पंख से छूती हुई और बाईं ओर आ जाती थी, और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर, और बाएं हाथ कने स्पर्श करके फिर दाहिनी ओर चली जाती थी। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। इस तरीके से इसमें इसके डांस में भी एक लय और ताल यहाँ पे भी मिलता हुआ आता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। नीलकंठ को कैसा मालूम कि इसका राधा का डांस बहुत अच्छा होता है, यही तो नहीं बताया जा सकता। परंतु अचानक एक दिन वो मेरे जलीघर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडला कर छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। ये एक दिन अचानक मैं जालीघर के पास गई। वहाँ जाने के बाद उन्होंने झूले से नीचे उतर के इसके पंख खोल के वहाँ पे आके एक डांस के भंगिमा में स्टैचू जैसा बन के ठहर गया। तब से वो नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। जब से जो वो नृत्य भंगिमा है, वो डांस के स्टैचू है, हर रोज़ क्रम में बनते हुए आगे हर रोज़ होते हुए आई। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था। हर रोज़ मेरे साथ कोई अदर कंट्री वाले मेरे साथ पहुंच जाते थे और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मय भूति हो उठता था। जो इन लोग मेरे साथ आते थे, जब नीलकंठ उन लोगों के लिए सम्मान करने के लिए सबके सामने उन्हें उठ के ठहर जाता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दे डाली। थोड़े लोग, विदेशी लोग, ये नीलकंठ को क्या है, परफेक्ट जेंटलमैन बोल के भी एक नाम दे दिए। जिस नुकीली पौनी चोंच से वह भयंकर विश्वधारा के खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौल हौल उठाकर खाता था, जैसे कि उसकी चोंच जितनी जहरीली चोंच है, जितनी मारते ही सुराख पड़ने वाली चोंच है, लेकिन उबले हुए चने मेरे हथेली में रख के उसे खिलाने के वास्ते गई तो कोमलता के साथ, मोहब्बत के साथ उसे खाता था, थोड़ा भी जख्म होने नहीं देता था। किसी हंसी की भी आती थी और विस्मय भी होता था। हंसी भी आती थी और मेरे को एकदम सोचने में भी पड़ जाती थी, आखिर ये किस तरह से कर रहा। फलों के वृक्ष से अधिक उसे पुष्टिता और पलविता वृक्ष भाते थे। फ्रूट से भी ज़्यादा उसे फूलों के झाड़ अच्छे लगते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पलाओं से ढंग जाता था, तब जाली घर में वो इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। जो वसंत काल में आम के झाड़ों के जो सुनहली मंजरें या फूलों वो ये जैसे गिरते रहते और अशोक के लाल लाल पत्ते आते रहते, वो देख के उसे जलघर से उसे बाहर निकाल देना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। ये दोनों की बहुत इंटरेस्टेड ऋतु यानी प्रिय ऋतु, बहुत चाहने वाली सीज़न वो तो बारिश थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसके सजल आहट पा लेते थे। जैसे कि हवा चलने लगी और आसमान में बादल आने लगे तो बारिश की आहट भी इन लोगों को लग जाती थी, और तब उनकी मंद केका की गूंजी अनगूंजी तीव्र सर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्त बनाने लेती थी।
जैसे कि बारिश के छींटे आते रहते, ये जो मंद कोका से गूंजते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तीव्र से तीव्र गति होते हुए वो बूंद उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनते हुए आती थी। बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमझाहट जितनी तीव्र हो जाती, जैसे बिजली जितनी कड़क चमकते हुए रहती और बूंदें जैसा रिमझिम बोल के जितनी तेज़ी से बारिश होते रहती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ जाता। जो नीलकंठ है उसका जो डांस उतना ही तेज बढ़ जाता था और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रांतर हो जाता और उसकी आवाज़ भी उसी तरीके से धीमे से और बढ़ जाती थी। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजों पर दाहिने पंख और बाएं पर बाएं पंख फैला के सुखाता। बारिश रुक जाने के बाद उसके दाहिने हाथ के तरफ के पंख दाहिने हाथ कने रख के, पंजों कने रख के, और बाएं हाथ के बाएं हाथ कने पंख रख के उसे सुखा लेता था। कभी कभी वे दोनों एक दूसरों के पंख से टपकने वाली बूंदों के नीचे से पी पी कर पंखों को गीलपन दूर करते रहते। जब जब अगर से ज़्यादा भीग गए तो ये पंखों से टपकने वाले पानी को पी के अपने पंखों का गीलापन जो है उसे दूर करते थे। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमोल स्वर कैसे बाज उठा, यह भी एक करुणा खदा है। ऐसी खुशी के वक़्त जो ये बेमोल जो बेमेल है उसका आवाज़ कैसा उठा, ये भी एक कहानी, करुणा कथा कहानी है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नाखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। फिर मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ा। फिर रास्ते में बड़े मियाँ जो मुझे नीलकंठ हुए दिए, वो बड़े मियाँ फिर कार रोक लिए। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी। इन्हें सोच लेके गई, इस बार कोई पिंजड़े का नहीं देखूंगी। ये संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डेर से कान में बांध ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। ये सोच लेके मैंने ये बड़े मियाँ को नहीं देखे और उनके सफ़ेद दाढ़ी हों दो, उनके जो कोमलता हों दो, ये कुछ नहीं देखी। मेरे बांधे हुए ऐनक को अपने ध्यान पूरा ऐनक पे लगा लिया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। लेकिन जो बड़े मियाँ के पैरों के सामने एक मोरनी थी, वो मोरनी को अनदेखा नहीं कर सकी। मोरनी राधा के समान ही थी। ये मोरनी राधा के बराबर थी। उसके मुंजे से बांधे दोनों पंजों की उंगलियां टूट कर इस प्रकार एक चित्र हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। जो उसके पैर के उंगलियां टूट के उन्हें इतनी मजबूर हो गई थी कि उसके पैर के उंगलियां टूट के उन्हें खड़े होने के काबिल भी नहीं थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगे। फिर इनकी जो बातचीत है, बड़े मियाँ जो बोलते रहते फिर बोलने लगे, देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़िया मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ये जो चिड़िया मार है, कमबख्त चिड़िया मार, ये देखो ये मोरनी का क्या हाल किया है। ऐसी कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? ऐसी चिड़िया कभी भी पकड़ के लाते क्या? आप ना आई होती तो मैं इसी के सिर पर इसे पटक देता। अगर से आप नहीं आती तो मैं इसे जो चिड़िया मार के सर पे पटक देता था। पर आपसे भी ये अधमरी मोरनी ले जाने की कैसे कहूँ। लेकिन फिर भी आपसे ये जो ये मोरनी, पैरां टूटे हुए मोरनी, इसे लेके जाने के वास्ते मैं कैसे कहूँ। सारांश की यह है, 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा के घर ले आई। आखिरी में मैं उसे 7 रुपये दे के वो जो टूटे हुए पैरों वाली मोरनी को लेके अपने घर लेके आई। और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। फिर एक बार जो मैं पढ़ने लिखने वाला कमरा है उसे अस्पताल बना ली। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई।
जो इसके पंजों की मरहम पट्टी करके और देखभाल करने के बाद 1 महीने में फिर अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मोड़ी रही, परंतु वह टूटे जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। उंगलियां तो वैसे टेढ़े बेढ़े जॉइंट हो गए, लेकिन उन्होंने डगमगाते हुए चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। और फिर इसको लेके जाके जाली घर में रखे। जब इसका नाम रखा गया कुब्जा, नाम के अनुरूप वो स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। नाम जैसा रखा गया उसके बराबर इन्हों कुब्जा ही मानी गई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब तक तो नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्होंने साथ देखते ही मारने दौड़ती। अब ये कुब्जा क्या है, उन लोगों दोनों को साथ रहे तो वो दोनों को मारने के रास्ते भागती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली। उसे चोंच से मार मार के राधा के जो कलायाँ हैं उसे नोच डाली, पंख नोच डाली, पंखा भी नोच दी। कठिनाई यही थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था। परेशानी ये थी कि नीलकंठ ये कुब्जा से दूर भागता था और वो उसके साथ रहना चाहती थी। ये कुब्जा नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, ना वो किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। ये जो कुब्जा है कोई जानवरों से, कोई पशु पक्षियों से दोस्ती नहीं करती थी और नीलकंठ को भी ये इन लोगों के पास, ये जो पशु पक्षियाँ हैं उसके पास भी नहीं आने देती थी। उसे बीच राधा ने 2 अंडे दिए। वो टाइम पे राधा 2 अंडे दिए जिसके वो पंखों में छिपा बैठी रहती थी। उसके पंखों में उन्हें छुपा के रखती थी। पता चलते ही वो कुब्जा ने चोंच मार मार के राधा के टकेल दिया और फिर अंडे फोड़ के टूटे जैसे पैरों से सब। और जैसे इसको पता चला कि उन्होंने अंडे दी, बल्कि मालूम होते उन्होंने चोंच से मार मार के राधा को अंडों से अलग किया और अंडों को फोड़ दिया अपने पैरों से। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। इस तरह से ये माहौल को देख के, राधा की दूरी से देख के बेचारे नीलकंठ की जो खुशी है वो खुशी गम में बदल गई। कई बार वो जाली के घर से निकल भागा, कई बार ये जाली के पास से निकल के भाग गया। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम के शाखियों पर, एक दिन उन्होंने कई बार, एक बार क्या कई बार उन्होंने भूखा प्यासा आम के झाड़ों के पास रहता था, आम के जालियों के पास छुपा बैठता था, जहाँ से बहुत पुचकार करके मैंने उतारा, जहाँ से वो आम के झाड़ से कितना कि समझा के मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा, एक बार मेरी खिड़की के शेड जो है उसके पर भी उन्हें छुपा रहा। मेरे दाने देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा हो जाता था। फिर मैं खाने के लिए उसे कुछ दाने दिए तो फिर हमेशा के वैसा उन्होंने खड़े के पंख खोल के करके खाता था। पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रही। लेकिन उसकी चाल में थकावट महसूस हुई और उसके आंखों में एक शून्यता, खालीपन महसूस हुआ। अपने अनुभवी के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े ही दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। मैं एक उम्मीद करती थी कि थोड़े दिनों के बाद ये सब फिर दोस्त बन जाएंगे। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाके देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है। फिर 3-4 महीनों के बाद मैं वहाँ जाके देखे तो नीलकंठ पूंछ और पंख धरती के ऊपर बिछा के वैसे ही बैठा था, जैसे खरगोश के बच्चों के पंखों में छिपा कर बैठता था। जैसा खरगोश को पंखों में, खरगोश के बच्चे को सांप से बचा के अपने पंखों पे छिपा के बैठता था, वैसा मेरे पुकारने पर भी उसके ना उठने पर संदेह हुआ। मैं उसे पुकारने के बाद भी उन्हें उठ के नहीं आया तो मुझे मेरे को उसके ऊपर थोड़ा डाउट आया। वास्तव में नीलकंठ मर गया था क्या? वास्तव में नीलकंठ मर गया क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। वो क्यों मरा
उसका तो जवाब अब तक नहीं मिला। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंग फूलों के तब तक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह ना मिला। इसे तो बीमारी कुछ भी नहीं थी और उसे कोई मारे करे क्या बोल के उसको मारने के आने की भी निशानी कुछ ना मिली। मैं अपने शाल में लपेट के उसे संगम ले गई। मैं अपने शाल में उसको लपेट के संगम ले गई। जब गंगा की बीच धारा में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। जैसा ही उसे लेके जाके मैं गंगा में डाली, तो वहाँ से उसके जो पंख चंद्रकायों के ऐसा, जैसा रेनबो के ऐसा बिंबित प्रतिबिंबित होते हुए, चमकते हुए, करते हुए, ये गंगा में होके एक विशाल मयूर के ऐसा उसके समान तरंगित होते हुए चले गया। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निश्चेष्ट से कई दिन कोने में बैठी रही। जो नीलकंठ न रहने की वजह से राधा तो थोड़े दिन से कोने में ही बैठी हुई थी। वो कई बार भागकर लौट आया था, फिर लौट आया था। अतः वो प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाई रहती थी। फिर उन्होंने भाग गया था, आ रहा था। उसी तरीके से अभी भी भाग गया, फिर आता बोल के सिर्फ उसकी नज़र दरवाजे पे लगाई हुई रही थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। फिर बाद में कुब्जा क्या है, राधा के साथ कोलाहल के साथ फिर ढूंढने लगे। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी। जैसे कि जाली का दरवाज़ा खोलते यह कुब्जा बाहर निकल के आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि के शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढने रहती थी। और ये आम के झाड़ों में, अशोक के झाड़ों में, ये झाड़ों के बीच जाके नीलकंठ को ढूंढने लगती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली सामने पड़ गई। एक दिन आम के झाड़ से इन्हों उतरी थी कुब्जी, तो उसके सामने ये कुत्ती आ पड़ी थी। स्वभाव के अनुसार उसने काजली पर भी चोंच से प्रहार किया। इसकी आदत से इन्हों मजबूर थी, ये कुत्ते के पर भी उन्होंने प्रहार किया। परिणामतः काजली के 2 दांत उसके गर्दन पर लग गए। उसका नतीजा ये हुआ कि गर्दन पर उसके 2 दांत उतर गए। इस बार उसका कलह और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचा या ना जा सका। इस बार वो जो उसका प्रेम मोहब्बत है वो यहाँ बचा नहीं सके। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वो मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। जो ये पक्षियाँ, ये 3 पक्षियाँ, राधा, नीलकंठ और कुब्जा, ये 3 पक्षियाँ जो मुझे प्रकृति का, नेचर की जो विभिन्नता के परिचय दिए हैं, वो आज भी मैं इम्पोर्टेंट रख सकती हूँ। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुखली है। राधा तो अभी इंतज़ार में ही। आषाढ़ में जब आकाश में छंदन हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक के डाल पर अपनी केका को तीव्र करके नीलकंठ को कुलाती रहती है। जैसे कि बारिश का सीज़न शुरू होता, जब आकाश में बादल आ जाते, पानी पड़ने लगता, तो जब ये झूले से बाहर आके कभी झूले में या नहीं तो कभी अशोक के झाड़ के डालियों के पर चढ़ के ज़ोर की आवाज़ से नीलकंठ को बुलाने लगती। ये था पाठ नीलकंठ। ये पाठ आज के लिए यहाँ पे समाप्त। कल दूसरा।